हेलो दोस्तों, परम ज्योति क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के 2 सब्जेक्टों के सिलेबस की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और इसका रिलेवेंट क्या है और कितना मार्क्स अगर हम लोग देखें आगे के एग्जाम्स में जो हम लोग देंगे यूपी टेट या सुपर टेट की परीक्षा, तो उसमें कितने मार्क्स का आता है। क्योंकि हम लोग जब पहले से जानेंगे कि हम लोग के आगे की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और कौन कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ें जो कि आगे के लिए फ़ायदा हो, तो दोनों जो सब्जेक्ट है ये यूपी टेट के पेपर में तो नहीं आता है। ठीक, यूपी टेट में ये नहीं आएगा। ये कहाँ डायरेक्ट आता है? सुपर टेट में। सुपर टेट में ये दोनों सब्जेक्ट है, पहला पेपर और दूसरा पेपर, ये लगभग 4 से 5 मार्क्स के आसपास आएगा। ठीक, दोनों पेपर मिला के सुपर टेट में केवल आएगा, यूपी टेट में ये नहीं आता है। तो यूपी टेट में क्या आता है, जो 30 नंबर का सेक्शन होता है यूपी टेट में, वो केवल बाल विकास जो था पहला पेपर, उसी से 25 से 26 नंबर का आता है। तो जिन्होंने भी वो पहले सेमेस्टर में और ये बढ़िया से पढ़ा होगा बाल विकास, तो वो 25 से 26 नंबर इजीली कर ले जाएंगे। और कुछ बढ़िया वो कठिन पेपर नहीं आता है, वो इजी आता है। अगर ठीक ठाक से आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में इसकी पढ़ाई की होगी तो आप लोग के यूपी टेट में 25 से 26 नंबर और सुपर टेट में ये 10 मार्क्स का हो जाता है। और ये 3 से 4 नंबर जो बच रहा है, ये शिक्षा अधिगम के सिद्धांत जो दूसरा पेपर था वो कवर करता है। ठीक, तो ये हो गई सिलेबस की बात कि कहाँ कहाँ क्या आता है। ठीक, तो ये कहाँ काम करेगा आप लोगों को? सुपर टेट में। तो ये देखते हैं, आप सिलेबस स्टार्ट करते हैं क्या क्या है। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये सब्जेक्ट है, इसको 2 भाग में बांटा गया। एक प्रारंभिक शिक्षा, यानी हमारी प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी, शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा को कैसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उसकी संकल्पना क्या है, ये सब। और शिक्षा का ये समाज से क्या संबंध है, भारतीय समाज से। तो ये 2 भागों में बांटा गया है। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पहला ही लिखा है कि शिक्षा की संकल्पना। तो कैसी संकल्पना, या प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी या अब की आधुनिक काल में शिक्षा का कैसा हो गया है, तो उसकी परिभाषा देखेंगे, उसका महत्व क्या है। ठीक, तो ये सब देखना है। फिर उसके बाद ये है कि शिक्षा का जो ये व्यापक अर्थ है और संकुचित अर्थ है, ये पिछले सेमेस्टर में ही पढ़ा था। शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, कौन कौन कहे थे, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। और यही बस ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि द्विध्रुवी प्रक्रिया कौन है, और 1-2 परिभाषा दे देगा कि ये परिभाषा किसकी है, तो ये पूछ लेता है। फिर इसके बाद आते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है और वर्तमान भारतीय समाज में इस शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। फिर इसके बाद शिक्षा के प्रकार को पढ़ेंगे, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। और ये सब टॉपिक ऐसे हैं, बस इसके वर्ड को आप लोग समझ लेंगे, बस कुछ ना कुछ लिख देंगे। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा शिक्षा की संकल्पना क्या है, तो आप लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं जो मेन यहाँ से टॉपिक शुरू होता है, जो पढ़ने लायक है। तो यहाँ से असली स्टार्ट होगा और इसको हम लोग एकदम ऐसे पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा याद हो जाएगा। जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, अभी पेपर में बहुत समय है, तो ये इसको याद कर लेंगे। तो इसमें क्या पढ़ना है, पहले पृष्ठभूमि क्या थी, यानी गुरुकुल की शिक्षा कैसी थी, यानी वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, उस समय कौन कौन से संस्कार होते थे। बौद्धकालीन शिक्षा को पढ़ेंगे कि बौद्धकालीन काल में शिक्षा कैसी थी, कैसे पढ़ाया जाता था, उसमें कुछ संस्कार है, उपनयन संस्कार होता है, उपसंपदा संस्कार होता है, प्रवज्जा संस्कार होता है, ये सब क्या क्या होता है। फिर इसके बाद मुस्लिम कालीन शिक्षा है, जो मुगल कालीन शिक्षा है, ये क्या थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और पूरा ऐसे पढ़ेंगे कि ये सब याद हो जाए और इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जाएगा ताकि आप लोगों को आगे के एग्जाम में दिक्कत ना हो। और नोट्स आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, तो उस पर भी आप लोग जुड़ जाइए। फिर इसके बाद ये है, यहाँ से एक और ये मेन टॉपिक है कि आधुनिक शिक्षा में शिक्षा कैसी थी, स्वतंत्रता के पूर्व कैसी शिक्षा थी, पश्चात क्या शिक्षा थी, पाश्चात्य और पाश्चात्य विवाद क्या थे। फिर उसके बाद कौन कौन सा आयोग आया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं लॉर्ड मैकाले का निस्यंदन प्रभाव था। फिर उसके बाद वुड का घोषणा पत्र आया। फिर उसके बाद हंटर कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति है, तो ये सब है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात कोठारी आयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद और भी है, मुदालियर आयोग है। फिर उसके बाद शिक्षा नीति आती है 1968 की। फिर उसके बाद संशोधन आता है, नई शिक्षा नीति आती है 1986 की। तो ये है, अब तो 2020 में भी एक नई शिक्षा नीति आई थी, तो ये लेकिन सिलेबस में नहीं है। फिर इसके बाद मुख्य है, इसमें ये बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसको याद कर लेंगे क्योंकि यही सब मेन है। और ये वाला जो टॉपिक है इतना, ये जो दूसरा सब्जेक्ट है, सेकेंड सब्जेक्ट शिक्षा के नवीन प्रयास, उसमें भी ये सब है। यानी कि ये जो है
इतना टॉपिक है ये, आधुनिक शिक्षा स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात, ये वाला ये एकदम कॉमन है दोनों में, यानी कि ये पहले सब्जेक्ट में भी है और पेपर 2 जो होगा और शिक्षा के नवीन प्रयास, ये दोनों में है। फिर इसके बाद क्या आता है, आदर्शवाद क्या होता है, विचारधाराएं कैसी थी और विचारक कौन कौन से थे। तो आदर्शवाद थे, फिर प्रकृतिवाद के जनक कौन थे, प्रयोजनवाद ये क्या था, इसके विचारक को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आते हैं 2 टॉपिक ये आता है, भारतीय विचारक और पाश्चात्य विचारक, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी, फिर उसके बाद राधा कृष्णन, गिजू भाई बघेला, फिर इसके बाद प्लेटो, रूसो, जॉन डेवी, ये पाश्चात्य मतलब ये विदेशी में थे, फ्राबेल, मारिया मोंटेसरी। तो ये इतने टॉपिक को कम से कम हम लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक को इसको स्टार लगा दीजिए और इसको बढ़िया से पढ़ना है, ताकि आप लोग क्वेश्चन बन पाए और आगे के लिए आप लोग को फायदा हो पाए। ठीक, तो ये हो गया। फिर इसके बाद ये सब टॉपिक है कि आप लोग खुद लिख लेंगे अगर कुछ भी आ जाए पेपर में, और ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। तो शिक्षा है और समाज उसको कैसे प्रभावित करता है, तो इसमें दिया गया कि शिक्षा और समाज का अंतर संबंध क्या है। ठीक, इसके प्रभावी कारक कौन से हैं, यानी शिक्षा को प्रभावित कौन कौन करता है, परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार, ये सब कैसे इसको प्रभावित करता है। फिर इसके बाद शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन है, विद्यालय और समुदाय का संबंध है। फिर इसके बाद ये सब उभरते मुद्दे हो गए, शिक्षा का सरलीकरण हो गया, व्यवसायीकरण हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया बाल श्रम हो गया, जनसंख्या शिक्षता, जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता है, फिर इसके दुष्परिणाम है, तो ये सब आता है। फिर इसके बाद जो ये टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये यूपी टेट की परीक्षा में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, तो पर्यावरण प्रदूषण से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से करेंगे। फिर इसके बाद ये होता है भूमंडलीकरण, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी यूपी टेट में आता है, और जलवायु परिवर्तन, तो इसको भी बहुत अच्छे से करना है। तो इसको भी नोट करना है, जो जो टॉपिक बोला जा रहा है कि इसको अच्छे से करना है, तो उसको अच्छे से करना है। ठीक, क्योंकि ये परीक्षा में आगे आप लोगों को काम आएगा। फिर इसके बाद लैंगिक असमानता, वही सब है, ये सब आप लोग कर लेंगे। फिर इसके बाद ये मूल्य जो है, ये मूल्य टॉपिक को भी बहुत अच्छे से करना है। तो ये पहला जो पेपर है ये खत्म हो जाएगा। तो दूसरे पेपर में क्या बताया गया है कि उसमें भी कुछ कॉमन चीज़ें दिखा रहे हैं आप लोग, कॉमन चीज़ें जो पहले पेपर में था। और ये कुछ अनुच्छेद पढ़ना है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए हम लोगों का कुछ संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उसका मतलब क्या है, 21 से क्या है, 29(2) है, और 45 में क्या क्या प्रावधान किया गया है। फिर बाल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद RTE 2009 के बारे में पढ़ेंगे, बाल अधिकार अधिनियम के बारे में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि ये सीटेट में सीधा सीधा मदद करता है अगर ये आप लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे तो। फिर एक NCF भी है, ये भी सीटेट में काम करता है, और पेपर में हमेशा NCF अगर जिसको अच्छे से आ जाएगा वो बढ़िया स्कोर करता है सीटेट में। ठीक, फिर इसके बाद जो ये पहले पेपर में बताया था कि स्वतंत्रता से पूर्व क्या था और पश्चात की संक्षिप्त जानकारी, वही लॉर्ड मैकाले जो पहले पेपर में पढ़ेंगे। तो इसको मतलब एक तीर से 2 निशाना है, उसमें पढ़ेंगे तो इसमें एक काम होगा। और मैक्सिमम पॉइंट अगर दोनों भी पहले पेपर और सेकेंड पेपर को मिला दें तो आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम में भी 40 नंबर अगर दोनों पेपर का मिला के आराम से आ जाएगा। ठीक, तो ये हंटर आयोग हो गया, आकलन एवं कर्जन का योगदान हो गया, कोठारी आयोग हो गया, शिक्षा नीति जो बताया गया था, फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन बताया गया था, और एक अस्पताल समिति उसमें बताना छूट गया था। तो अस्पताल समिति को भी बहुत अच्छे से करना है। तो ये सब एकदम स्टार लगा लीजिए। फिर NCF है, इसको भी पढ़ना है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसको भी बढ़िया से पढ़ना है। इसके बाद आता है कि क्या क्या योजनाएं लाई गई और कार्यक्रम संचालित किया गया। तो ये जो सब्जेक्ट है ये एकदम सब्जेक्ट को स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट समझ जाइए कि सुपर टेट में यही आएगा, अगर ऊपर वाले को छोड़ दे, क्योंकि ये सब सिलेबस तो कॉमन ही हो गया, तो मेन वही हो गया। और उसमें क्या है, बौद्धकालीन शिक्षा, ये सब बस देख लेंगे, उसी तरह ही सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, और DLED में भी बताएंगे, जब उसका कर लेंगे तो इसका DLED का तो आराम से हवा में कर लेंगे आप लोग सिलेबस। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना क्या थी, फिर इसके बाद PMOST क्या था, SOPT क्या था, तो इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ लेता है। फिर इसमें क्या क्या हुआ है ये पूछ लेता है। बेसिक शिक्षा परियोजना क्या थी, फिर DPEP कार्यक्रम क्या था, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या था, सर्व शिक्षा अभियान भी आगे दिया होगा, संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ये NPEGEL है। फिर इसके बाद स्कूल चलो अभियान कस्तूरबा गांधी विद्यालय वाला है। फिर ECCE कार्यक्रम है, इसको सबको देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, सब एकदम ऐसे देखेंगे कि याद कर लेंगे और एकदम आगे आप लोगों का काम आएगा। ठीक, ये है मिड डे मील वाला है। ठीक, और छात्रवृत्ति वितरण, तो ये सब सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट। तो बस इस वीडियो में इतना ही।
अब अगले पार्ट में हम लोग और भी सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आप लोग पूरा बढ़िया से आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। अगर जिसको भी अगर नोट्स चाहिए हो तो या तो डायरेक्ट संपर्क कर लेगा, ठीक। कुछ ही दिन में जब हम पढ़ा देंगे तो नोट्स दे देंगे या पहले भी दे देंगे। तो वो परम ज्योति पठन पाठन टेलीग्राम चैनल पे सर्च करके वहाँ पे इसका ही नहीं, आप लोग को यूपी टेट सुपर टेट से संबंधित नोट्स या और कोई भी एग्जाम की कोई भी तैयारी करता हो तो नोट्स चाहिए हो तो मिल जाएगा। जितना मेरे पास कंटेंट होगा उतना मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा। और आप लोग बस क्या करिए, अच्छे से पढ़िए। और भी सब्जेक्ट हैं जो सामाजिक विषय है उसके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे और कैसे क्या करना है, किसमें क्या क्या आता है और कितना मार्क्स आगे की परीक्षाओं में आप लोग काम करेगा, जो आगे आप देने वाले हैं परीक्षाएं, चाहे हिंदी हो या सामाजिक विषय हो, तो उसको लेके हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप लोग उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाएँ आगे के लिए और आप लोगों को सीधा के सीधा एग्जाम में फ़ायदा हो जो आगे आप लोग देने वाले हैं। ताकि सिलेबस तो कोई भी पढ़ लेगा और पास हो जाएगा, तो ये जब बढ़िया से कर लेंगे तो वो तो हो ही जाएगा। अभी आप लोग के पास 5 से 6 मंथ है तो आराम से आप लोग बढ़िया से कवर कर सकते हैं। डेली अगर 2-2 घंटा भी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत कर लेंगे। और ये उतना नहीं है कि पूरा का पूरा एकदम रट जाएगा, एक एक चीज़ रट जाएगा। जो वुड का घोषणा पत्र है, कैसे क्या क्या आया था, बस आप लोग को सीक्वेंस याद रखना है और कब क्या क्या किस में सुधार हुआ है हल्का हल्का याद रखेंगे तो पूरा का पूरा दिमाग में रहेगा। और ईजिली आप लोग इसमें 45 से 47, 43 ईजिली स्कोर कर सकते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें नंबर मिलता है कि जो 30 नंबर अगर सही कर लेगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनाइए, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका जितना सही रहेगा और एक एक नंबर वाला 30 नंबर का आता है इन दोनों में, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर होगा, ठीक। क्योंकि हम लोग के समय में नंबर मिल गया था उतना हम लोग को खुद ही विश्वास नहीं था, लेकिन आप लोग अच्छे से लिखेंगे और एक चीज़ क्लियर रहेगा तो आप लोग को बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। 45, 43 आराम से इसमें ला सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट ही है। और एक इसका फ़ायदा ये है कि जो एक में पढ़ेंगे वो दोनों में है। जैसे ये है यहाँ से यहाँ तक तो एकदम पूरा बढ़िया से पढ़ना है और ये बातें पूरा बढ़िया से पढ़नी है, ये वाला टॉपिक यानी ये सब्जेक्ट ही पूरा बढ़िया से पढ़ना है क्योंकि ये आगे आप लोगों को काम देगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा हो। अगर आप लोग हेल्पफुल लगेगा वीडियो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और जिसको भी नोट चाहिए वो डायरेक्ट संपर्क कर लेगा, ठीक। पीछे के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कहाँ से कैसे संपर्क करना है। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।